चलिए, पहले तो ये बताइए, कुछ लोगों को मैंने उपाय बताए हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने उपाय किए भी होंगे, तो कैसे रिजल्ट रहे? हेलो सर। जी जी मैम। सर, मेरे लिए आपने जो बताए थे उससे तो बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे बेटे को भी फ़ायदा हुआ। जो जी। आपने तिल के तेल को गले में लगाने का बोला था, हाँ जी। तो सर थैंक यू वेरी मच। और उसको हमेशा करना है क्या? मैम, जो आपके बेटे हैं वो तो लगाते रहें, क्योंकि उनका बोलने का काम है। जी, इससे उनका सर्वाइकल एक्टिव नहीं होगा, और जी, साथ ही साथ बोलने में नसों को थोड़ा तरावट मिलती रहेगी। जी। उनको बोलिए, अगर हो सके तो हफ्ते में 2 बार समोसे खाएं। अच्छा, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको। अच्छा सर, तो वो किस प्रकार से करना है? हफ्ते में एक, मतलब जैसे एक एक सोमवार को खा लिया, एक बुधवार वीरवार को खा लिया। कि किसी भी समय? किसी भी समय, लेकिन तला हुआ होना चाहिए। हाँ, आप तो शायद इस समय बाहर हैं, आपके बेटे बाहर रहते हैं ना? हाँ सर, बॉम्बे में है। अच्छा, बॉम्बे में है। हाँ, हाँ, तो बॉम्बे में खा सकते हैं, फिर समोसे को प्रेफर कीजिए। जी। जी। ब्रेड गरम होना पकौड़ा हो गया, चाहिए। समोसा हो गया, हाँ कुछ तली चीज खा लें। अच्छा, ठीक है, तो उनको अच्छे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा टाइम लेंगी। अच्छा। हाँ। और ठीक है। पानी खूब पिए। अच्छा, और अभी जब उनको आराम आ जाए, 15-20 जी, दिन लगा लीजिए, आराम आ जाए, तो उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के लगाते रहें तेल, तो ये समस्या एक्टिव नहीं होगी। ठीक है सर। जी। खाने के लिए और कुछ तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वटी वगैरह या कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखिए, कोई भी कंडीशन जी, जो हमारी परेशानी का प्रेजेंट कारण है, अगर डे रूटीन की किसी गलती की वजह से आ रही है, हाँ, तो हम छोटा मोटा उपाय करके ही उसको ठीक कर लेते हैं। जी, जैसा आपने बताया, बेटे का काम बोलने का है, तो जी, गले में ड्राइनेस आ गई थी, उस ड्राइनेस को हमने तेल लगा के खत्म कर दिया। जी सर। अब जब तक दिक्कत है, तेल लगाते रहिए, दिक्कत खत्म हो जाए, 2 दिन 3 दिन छोड़ के तेल लगाते रहिए, तो दिक्कत जी, आएगी नहीं। अच्छा और सर। आपने क्या किया था? हमने सर वो आपने कान में तेल डालने का बोला था, जी। और आँख के आस-पास तेल लगाने का बताया था अच्छा, जो। आपको खुजली होती थी शायद। हाँ, सिर में, तो उसमें भी लाभ हुआ हमको। अच्छा। लेकिन ये दोबारा ना हो इसके लिए कैसे करेंगे? आपको लाभ कितना हुआ है? अ, काफ़ी लाभ हुआ सर, मुझे सुबह तो एक काफ़ी लाइट महसूस हुआ, और हाँ। बहुत कम हुआ था इचिंग। फिर मैंने दूसरे दिन दूसरे कान में डाला था। हाँ जी। दोबारा से रिपीट किया मैंने वो, और हम्म। कानों में रुई तो मैंने अभी भी लगा रखी है। हाँ जी। अ, जी, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फायदे को अगर आप 100 में से नंबर दें तो कितने नंबर देंगे? 70 तो सर 75 75 अबाउट। देंगे, ठीक है। आपने जी, 3 दिन लगातार तेल डालना है। ठीक है सर, कंटिन्यू आज फिर करें उसको? हाँ जी, 3 दिन का मतलब हो गया 6 दिन, अगर एक एक कान में डाल रहे हैं तो 6 दिन तेल हो गया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आपने हाँ, 20 दिन 25 दिन में एक बार तेल डालना है, यानी महीने में एक बार तेल डाल लीजिए। आपकी जी। खुजली अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और नाभि में भी तेल लगाइएगा। हाँ सर, वो तो मैं करती हूँ, कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। नाभि में सरसों का तेल बेस्ट रहता है। अच्छा, ठीक है सर, जी। ओके बेटा। करूँगी। बेटे का तो सर उसको कॉफ़ी बहुत पीता था, तो शायद उससे भी उसको हुआ है ये। जी जी, ड्राइनेस आ जाती है कॉफी से। हाँ, काफ़ी ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीता था। हाँ जी। तो सर थैंक यू वेरी मच, उसने भी बोला वेलकम। है कि सर वेलकम को बेटा। मेरी तरफ से थैंक यू बोलिए। जी, वेलकम। किसी और ने कोई उपाय निकाला हो तो बताइए, रिजल्ट आया नहीं आया? ओके। और कोई नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग थायराइड के बारे में बात कर, सॉरी, उसके डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली हम 2 तरीके की डायबिटीज को जानते हैं। एक डायबिटीज टाइप 1, और दूसरी है डायबिटीज टाइप 2। लेकिन डायबिटीज और भी कई प्रकार की है। एक डायबिटीज है जिसमें बॉडी को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता।
एक डायबिटीज है जो गर्भ अवस्था के दौरान आ जाती है, एक डायबिटीज है जिसे हम सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं। ऐसे ये 5-6 तरीके की डायबिटीज बन जाती है। जो टाइप 1 है, इसमें जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो प्रॉपर हार्मोन नहीं बनाता, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और क्योंकि वो ब्रेक नहीं होता तो हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल डाउन होता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस केस में अधिकतर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अगर हम इसे प्राकृतिक तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायबिटीज हमें जन्म के साथ मिली है, यानी ये हमारे जीन्स में है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे खानदान में किसी को रही होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय संतान पैदा हुई थी उस समय माता या पिता किसी के रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई थी, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में पैनक्रियाज या तो फैला हुआ होगा या सिकुड़ा हुआ होगा। अधिकतर ऐसे केस में जो पैनक्रियाज होगा वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज ज्यादा सॉरी इंसुलिन ज्यादा बनने लगता है और बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति जिसको टाइप 1 की डायबिटीज हो, इसका पता कई बार काफी उम्र के बाद हमें पता लगता है। कुछ बच्चे होते हैं कि 4-5 साल का होकर पता लगता है, कुछ लोगों को 10 साल की उम्र में पता लगता है, और कुछ लोगों को 20-25 साल की उम्र में पता लगता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये बोला गया है कि ये पूरी तरीके से रिवर्सेबल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो ये वाली जो डायबिटीज है, इसको हम योग के द्वारा और नियमित जीवन शैली के द्वारा इससे बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोचें कि दवाइयों से ठीक हो जाएगी, कुछ होगा, तो ये हमारी गलती होगी। यहाँ पे केवल योग, जिसमें पेट पे विशेष प्रेशर डाले जाते हैं, जैसे मंडूक आसन हो गया, वक्रासन हो गया, मरकट आसन हो गया, ये आसन होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। तो इसको हम केवल बैलेंस रख सकते हैं। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। इस डायबिटीज में क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी हाइपो कंडीशन में चला जाता है। तो हमारा पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन तो बनाता है, पर इंसुलिन जो है उसकी मात्रा कम रहती है, क्योंकि पैनक्रियाज के फंक्शन में कमी आ जाती है। तो इंसुलिन कम मात्रा में बनता है, जिस कारण हमारे जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, वो प्रॉपर समय पे टूट नहीं पाते, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में शरीर में, खून में इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण डायबिटीज हो जाती है। इस डायबिटीज में, क्योंकि ये सूजन का रोग है, जल तत्व के अधिक होने का रोग है, व्यक्ति अधिकतर मोटे हो जाते हैं, और जो बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसे टाइप 2 डायबिटीज हो, ये जन्म के बाद की डायबिटीज होती है। इस व्यक्ति को आपको अधिकतर बीपी, शुगर, थायराइड साथ साथ मिलेंगे। पहले वाले केस में केवल डायबिटीज हो सकती है, बीपी और शुगर का संबंध नहीं होता। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें बीपी, शुगर, थायराइड साथ साथ चलते हैं। ऐसी डायबिटीज में क्योंकि वजन बढ़ा हुआ होता है, शरीर में पानी रुका हुआ होता है,
तो व्यक्ति अगर अपना वजन कम कर ले, अपने खाने पीने पे ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, आवश्यकता अनुसार औषधियों का सहारा ले और मन को पक्का कर ले, तो ऐसी अवस्था में इस डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। इसे ठीक होने में 5 महीने से लेके अधिकतम 1.25 साल का समय लगता है। यदि हम मन पक्का करके चले तो इसको ठीक किया जा सकता है। जो हमारी तीसरी टाइप की डायबिटीज थी, जो कुपोषण के कारण होती है, ये बेसिकली जब बच्चा हो जाता है और माँ को प्रॉपर फूड नहीं मिलता, तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है। ऐसी दशा में पैनक्रियाज जो है वो सूखने लगता है, हाइपर कंडीशन में चला जाता है, जिससे इंसुलिन जो है अधिक मात्रा में बनने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो शरीर सूखने लगता है, पित्त बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में भी रोगी को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ जाती है। पर यहाँ पे यदि हम कुपोषित बच्चों को मीठा पानी पिलाएं, जो कि मैंने पहले बताया था चीनी मिला के, और दूसरा पोषित आहार अवेलेबल करा दिया जाए, तो ऐसी डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। इसके बाद आती है जो गर्भ अवस्था के दौरान डायबिटीज हो जाती है। हालांकि ये कम होती है, बट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब गर्भ अवस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 3 महीने के समय में महिला गलत तरीके का खान पान करती है, उसकी वजह से। यहाँ पर दो अलग अलग अवस्थाएं बनती है, एक बच्चे के जन्म से पहले और दूसरी बच्चे के जन्म के बाद। जो बच्चे के जन्म से पहले की है, उसमें बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बच्चे के जन्म के बाद अगर माँ को डायबिटीज होती है, तो बच्चे को कुपोषण जनित डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें अनुमान लगाने की जरूरत पड़ती है कि बच्चे को टाइप 1 है या टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो वो पेट में ही बच्चे को डायबिटीज हो गई होगी, और टाइप 2 है तो वो जन्म के बाद हुई होगी। इसके बाद है सेकेंडरी डायबिटीज, जब डायबिटीज के साथ साथ और भी बीमारियां हो जाती हैं, जिनके कारण पैनक्रियाज सिकुड़ कर बहुत छोटा रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये लगभग खत्म हो गया है। उस अवस्था में भी जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है वो होता रहता है और अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि प्रकृति द्वैत होती है और एक कंडीशन पूरी होने के बाद उसी अवस्था में वो दूसरी अवस्था में चली जाती है। इस अवस्था में पहले क्या होगा कि इंसुलिन का स्राव बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद स्राव घटेगा, पैनक्रियाज सिकुड़ना चालू होगा और स्राव फिर दोबारा बढ़ना चालू हो जाएगा। देन पैनक्रियाज जो है लगभग काम नहीं कर पाएगा और इंसुलिन असामान्य लेवल पर बढ़ता चला जाएगा। तो इस डायबिटीज को, जो कई बीमारियों के साथ मिलके बनती है, हम सेकेंडरी डायबिटीज बोलते हैं। तो हमारे लिए डायबिटीज की मोस्टली जो है दो ही कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम एक्सरसाइज और फूड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि टाइप 2 पूरी तरह ठीक होती है। टाइप 1 के जो पेशेंट हैं वो ऑल ओवर इंडिया जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि 5 से 6% है, जबकि टाइप 2 के पेशेंट 64 से 65% तक इंडिया में लोग हैं। इसी को हम प्रमेह, जो कंट्रोलेबल है टाइप 2 है, और मधुमेह जो अनकंट्रोलेबल है और टाइप 1 है में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि पैनक्रियास या तो सूज जाता है या सिकुड़ जाता है, हाइपो कंडीशन में चला जाएगा या हाइपर कंडीशन में चला जाएगा।
तो यहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक पैनक्रियाज के फंक्शन में अंतर आया है, या दो पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर में अंतर आया है। उसी के अनुसार हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। अगर पैनक्रियाज का फंक्शन बढ़ गया है तो हम उसको हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन बोलेंगे। वहीं अगर उसका फंक्शन घट गया है तो हम उसको हाइपोग्लाइसेमिक फंक्शन बोलेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि पैनक्रियाज बड़ा हो गया है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, और अगर वो सिकुड़ कर छोटा हो गया है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया में हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, वजन घटाने का प्रयास करना है, यूरिन बढ़ाना है, और कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में लेना है, डाइजेशन बढ़ाने वाली चीजें लेनी है, और सीमित मात्रा में खट्टी वस्तुएं खानी होंगी। मतलब हमें रेगुलर वे में सीमित मात्रा में खट्टी वस्तुओं का सेवन करना होगा, क्योंकि खट्टी वस्तुएं टॉक्सिसिटी को रिलीज करेंगी, हमारे पाचन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगी, और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। लिक्विड की फॉर्म कम लेनी होगी, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया है तो लिक्विड ज्यादा लेने से हाइपोग्लाइसेमिया और बढ़ेगा, इसलिए लिक्विड कम लिया जाएगा। तेल, घी की मात्रा कम मात्रा में नियमित रूप से लेना होगा ताकि वो हाइपोग्लाइसेमिया को कंट्रोल कर सके। और ऐसे व्यक्ति को जिसको हाइपोग्लाइसेमिया हो, उसे एक साथ खाना ना खाकर थोड़ी थोड़ी देर में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया वाले व्यक्ति को प्रोटीन वाला भोजन जो है अधिक मात्रा में लेना चाहिए। डाइजेशन बढ़ाने वाली चीजें, खट्टी वस्तुएं अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुबला पतला होता है, शरीर में पचाने की क्षमता ना के बराबर होती है। प्रोटीन भारी, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में भारी होता है, जल्दी पचता नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें खटाई की आवश्यकता पड़ती है, तो खटाई अधिक मात्रा में ली जाती है। डाइजेशन होगा तो प्रोटीन हमारे शरीर में जाके नए सेल्स का निर्माण आसानी से कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को तेल घी की मात्रा बहुत सीमित मात्रा में देना चाहिए, नहीं तो उसके शरीर में पचाने की क्षमता ना होने के कारण गैस बनने की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग लगभग 200 ml पानी में 1 बूंद या 2 बूंद तेल दिन में एक बार, या 2 दिन में एक बार, या 3 दिन में एक बार अवश्य दें। ऐसा करने से हाइपरग्लाइसेमिया में राहत मिलती है। इस व्यक्ति को भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए बोला जाता है, पर इसको प्रोटीन की चीजें अधिक दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में लोग जनेऊ पहनते हैं जो लेफ्ट कान के ऊपर जाता है। तो वहां पर एक गड्ढा होता है, आप उंगली लगा के देखिए, वहां गड्ढा मिलेगा। यहां से हमारे जो यूरिन के कनेक्शन होते हैं, यूरिन बढ़ाने का कनेक्शन होता है, ये निकलता है। ऐसे स्थान पर हल्का दबाव देने से यूरिन एक्सेस हो जाता है, उसका मतलब खुल के आने लगता है यूरिन। इससे यूरिन की कई प्रकार की समस्याएं ठीक होती हैं, और ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा बिंदु माना जाता है। इसको दबाव दे सकते हैं। ये डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा बिंदु है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कोहनी को मोड़कर जहां पे आपकी लाइनिंग फिनिश होती है वहां पर भी दबाव दिया जाता है। इस बिंदु को भी हम हाइपर कंडीशंस के लिए, जब रोग हो जाते हैं उन कंडीशंस के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमारा डायबिटीज का पूरा चैप्टर था जो हमने 2 दिन में क्लोज किया है। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी प्रीति जी।
सर आप थोड़ा सा वीडियो ऑन करके दिखाइए ना, कान का कौन सा वाला पोर्शन जहाँ प्रेस करना है। ओके। ये वाली जगह है कान की, ये देख रहे हैं ये, हाँ कान के ऊपर जहाँ पे जनेऊ धारण करते हैं। टॉयलेट जाने से पहले जनेऊ बांधा जाता है ना कान पर। हाँ। दोनों दोनों कानों में होती है। ये आपकी जो राइट कान पे दबाएंगे वो लेफ्ट किडनी को, और जो लेफ्ट में दबाएंगे वो राइट किडनी को कंट्रोल करता है। ठीक है। और हाथ ये आपने ऐसे मोड़ा, ये देखिए लाइन आ रही है, ये लाइन जहाँ खत्म हाँ, हो रही है यहाँ पे दबाना है। अच्छा, यानी ये यहाँ पे। जी। ये कितने देर का रहेगा सर ये एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर हार्डली 30 सेकंड से 2 मिनट्स तक। ओके। और जिसका शुगर बढ़ा हुआ है और विथ मेडिसिन थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब फिर भी बढ़ा है, उसके लिए भी ये काम आएगा? देखिए ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए ये कॉमन पॉइंट है। बीपी अच्छा। शुगर थायराइड तीनों में काम करेंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं पर उनके साथ थोड़ा सा रिस्क जुड़ा होता है। तो सर ये मतलब कितनी बार करना चाहिए दिन में? दिन में आप ये 5-6 बार कर लीजिए। 2-2.5 घंटे बाद कर लीजिए, फिर 2-2.5 घंटे बाद कर लीजिए, पर यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यदि आपका लेवल नॉर्मल हो जाता है तब फिर आप इन हम्म, पॉइंट को ड्यूरेशन कम कर दीजिए। अधिकतम जो है 2 बार तक कर सकते हैं। ठीक जब है, ओके, ड्यूरेशन कम करेंगे तो 2 बार तक ला सकते धन्यवाद सर। सर इस पॉइंट को दबाने पे पेन भी हो सकता है क्या हल्का? हैं। हाँ जी, अगर जहाँ पे सूजन होगी तो पेन होगा। हाँ, अगर प्रॉब्लम होगी बॉडी में तो उनको पेन होगा, है ना? जी 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 जी। एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो दर्द होता है। जी भानु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जैसे जैसे आपने बताया कि पेनक्रियाज बड़ा है तो हाइपोग्लाइसीमिया और कम है तो हाइपरग्लाइसीमिया। तो इससे पता कैसे चलेगा कि हाइपो है या हाइपर है? मैम ये इसके टेस्ट होते हैं, टेस्ट में पता लग जाता है कि अच्छा पेनक्रियास अच्छा। बड़ा है या सूजा हुआ है। जैसे ओके लीवर होता है ना, ओके लीवर ठीक। फूल जाता है, हाँ जी हाँ जी। जी जी। ऐसे पेनक्रियास भी फूल जाता है। ठीक। ठीक है सर। सर अभी जो कोनी का पॉइंट आपने बताया है यहाँ पर अगर सिस्ट सी फील हो रही है तो फिर क्या हो सकता है? अब वो ये दिखा रही है कि किडनी में ब्लॉकेज है। अच्छा, और अगर इसी को प्रेस करेंगे तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, हाँ जी। हाँ जी, और ये मतलब कि ये भी धीरे धीरे प्रेस होके ये जो है गिल्टी ये भी डिसॉल्व हो सकती है ना? हाँ जी, डिसॉल्व भी हो सकती है और फैल भी सकती है। फैल इसलिए सकती है क्योंकि मान लीजिए आप इसको दबा रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं, तो हाँ जी। गिल्टी डिसॉल्व होने की बजाय पेनफुल हो जाएगी। अच्छा, अगर पानी अगर कम गिल्टी है तो पिएंगे पानी तो? ज्यादा लीजिए। हाँ जी, बॉडी मतलब पानी मांग रही है, तो आपको अच्छा। थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है कि पानी पीने के बाद कितनी देर बाद आपको यूरिन आ रहा है। अगर आपको पानी पीते ही यूरिन आ जाता है तो आपको हम्म। पहले जो ओआरएस का घोल होता है, एक दिन में लगभग 1 लीटर ओआरएस का घोल लीजिए, 5-6 दिन लगातार ले लीजिए। अपने आप किडनी का फ्लो खुल जाएगा और वो गिल्टी जो है गल जाएगी। अगर फिर भी रह जाती है तब आप उसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं करें फिर ना? नहीं, उससे पहले मत कीजिए। जी, किसी और को कुछ पूछना है या किसी ने कोई जो मैंने उपाय बताए थे किया हो और उसका रिजल्ट आया हो, अपना रिजल्ट शेयर करना हो तो बताइए। चलिए आज की क्लास फिर हम लोग फिनिश करते हैं। कल हम ऑर्थराइटिस के टॉपिक पे बात करेंगे। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। वेलकम। Good night, sir.